चलिए, तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हम इस यात्रा की शुरुआत के साथ ही ये देखते हुए जाएंगे कि आखिरकार सब्जेक्ट क्या है, कैसे हमें पढ़ते हुए जाना है और आखिरकार हम क्या इसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला सवाल तो ध्यान देखना, जैसे ही हम लोग फिज़िक्स पढ़ने की स्टार्टिंग लेते हैं, जो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ऑब्वियस है यही आएगा कि आखिरकार आप फिज़िक्स की बात कर रहे हैं, फिज़िक्स की आप क्लास में हैं, तो मेरा सवाल है आखिरकार फ़िज़िक्स होती क्या है। तो क्या कोई ऐसा आदमी है जो मुझे बताएगा कि फ़िज़िक्स क्या होती है। और ऑफ कोर्स आप जितने भी सारे लोग बैठे हुए हैं, आप सारे, मैंने कहा इस समय कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, आप सारे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। और हाँ, 10th टाइप ये मत सोचना साइंस का मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। साइंस का मतलब होता है फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, जो सारे के सारे साइंस की डेफिनेशन में कंसिडर किए जाते हैं। साइंस के अलावा जो स्ट्रीम अभी फ़िलहाल आपके पास अवेलेबल है, कॉमर्स हो सकती है, आर्ट्स हो सकती है। तो मेरा पहला सवाल यही है, क्या किसी को मोटे तौर पे अंदाज़ है कि साइंस क्या होती है, या फिर मैंने कहा फिज़िक्स क्या होती है। क्या मुझे कोई एक आधा आदमी जवाब देगा? कोई भी आप में से जो जवाब देना चाहे। नहीं, माधव सिंह जी, आपका नाम स्क्रीन पे दिख रहा है, बताएंगे आप साइंस क्या हो सकती है। माधव सिंह की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। अक्षत द्विवेदी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी नहीं आ रही। चलो बढ़िया। गौतम यानी कि ज्योति, चलो ज्योति तुम बताओगी क्या हो सकती है, साइंस या फिज़िक्स। अरे इतने सारे लोगों को कोई बताने को रेडी नहीं है। पहले ही साधारण, हाँ बताओ। और इतने सारे लोग बेचारे हैं और सब यही सोच रहे हैं भगवान जाने साइंस क्या होती है। तो इन सब ने साइंस ले कैसे ली यार? लिए कि पापा मम्मियों ने ज़बरदस्ती दिलवा दी? क्यों? और किसका नाम नजर आ रहा है? निकिता। चलें, कोई आइडिया साइंस क्या होती है भाई? निकिता बताएगी साइंस क्या हो सकती है, फिजिक्स? हाँ, पता नहीं, बोले मम्मी कह रही थी तुम्हें साइंस लेनी है, ख़त्म बात। हमने भी कहा कुछ इधर उधर करने से बेहतर है साइंस ही ले लो, है ना। ऐसी ऐसी स्थिति है ज़्यादातर लोगों की। चलें बढ़िया। आए, मुझे लग रहा है मुझे को शुरुआत से बताना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही बताते हुए जाता हूँ कि आखिरकार आप साइंस किसे कहते हैं और साइंस होती क्या है। और साइंस पर जब आप जाते हैं तो एक बिल्कुल छोटी चीज़ बताऊँगा। साइंस पर जब आप चलेंगे तो साइंस आपके लिए कहलाती है सिंपली सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल नॉलेज ऑफ समथिंग। समथिंग से मेरा मतलब है किसी भी चीज़ की जो आप सिस्टमेटिक और लॉजिकल नॉलेज पर जाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा, साइंस क्या है? सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल नॉलेज। और सबसे ख़ास बात ध्यान देखना, इसकी जो है जो ख़ास बात है वो ये होती है, ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स होगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, हम कहते हैं प्रैक्टिकल्स होंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनके जो भी ऑब्जर्वेशंस और जो भी रिजल्टेंट आएंगे उनको हम साइंस के तौर पे मानते हुए चलते हैं। आप पूछेंगे डेफिनेशन क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं शुरुआती दौर में आपको बताऊंगा कि आखिरकार आप फिज़िक्स या साइंस के और अदर सब्जेक्ट्स में भी क्या ध्यान रखेंगे। पहला मैंने कहा ये सिस्टमेटिक नॉलेज है। सिस्टमेटिक का मतलब ये यू हैव टू प्रोसीड इन अ सिस्टमेटिक वे, स्टेप बाय स्टेप वे। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। छोटी क्लासेस में आप इनटू डिवाइड पढ़ते हैं और 10th में आके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हैं। क्या आपने ध्यान दिया? ये स्टेप दर स्टेप नॉलेज है। इनटू डिवाइड पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ रहे होंगे, स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे होंगे। देन इन द हाई स्कूल आपको बताया जाता है अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या आप सोचते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है तीसरी क्लास के बच्चे को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा दें और 10th में आके उसे इनटू और डिवाइड सिखाएं? तो समझ में आ रहा होगा ये नहीं हो सकता। सिस्टमेटिक है,
और इसीलिए आपसे कहा जाएगा जो भी आपने पढ़ते हुए जाना है उसको स्टेप बाय स्टेप कवर अप कीजिएगा। मैं कह रहा था ना, डेफिनेशन में ही वो चीज़ें बताता हुआ जाऊंगा जो आपको लगेंगी। दूसरी चीज़ ध्यान देखना, दूसरी चीज़ है खास बात लॉजिकल। जब आप लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक माने हम बताते हैं, बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं होगा लॉजिक माने क्या होता है। कई बार हम लोग जब बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से तो हम पूछते हैं तुम्हारी बात के पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड रीज़न, हिंदी में से कहते हैं तर्क या वितर्क। आपकी बात के सपोर्ट में कोई एक फंडामेंटल कोई रीज़न होना चाहिए, उसको अपन क्या कहते हैं, लॉजिक। तो मैंने कहा जो साइंस है आपका एक ऐसा नॉलेज है, लॉजिकल नॉलेज है। अगर लॉजिकल नॉलेज है तो मैं इसका आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे ख्याल है इस समय जो ग्रुप में मुझे ज़्यादातर लोग इस समय अटेंडेंस में दिखाई दे रहे हैं उनमें से ज़्यादातर मुझे हिंदू दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और जब हिंदू दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में जब आप पुराण और ये पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी शेष नाग के फन पर टिकी हुई है। और जब कई बेचारे थक जाते हैं, इधर उधर मुंडी घुमा लेते हैं, तो आपके अर्थक्वेक या भूकंप आते हैं। कल अगर आप टीवी आपने ध्यान दिया होगा तो कल आसाम साइड नॉर्थ ईस्ट में लगभग 6.4 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया हुआ है। क्या ख्याल है आपका? जो अपन बात कर रहे हैं कि शेषनाग अर्थ पर टिकाए हुए हैं और किसी और आप धर्म में जाएंगे तो मैं सिंपली कह रहा हूँ रिलीजन्स अलग अलग चीज़ें बताएंगे। ग्रीस कथाओं में एक हरक्यूलिस का नाम आता है। हरक्यूलिस जो अपने कंधे पर अर्थ को रखे हुए जब कभी कंधा चेंज करता है तो बोले अर्थक्वेक आते हैं। आपको समझ में आएगा अर्थक्वेक जो आसाम का अर्थक्वेक है, अगर मैं ये रीज़न दे रहा हूँ तो ये लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल रीज़न आप में से शायद ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते रहें, किसी को ध्यान है क्या होता था? अर्थ में बताया जाता था अर्थ की प्लेट्स मौजूद हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती हैं। बिल्कुल सही। और ये प्लेट्स आपस में जब रगड़ती हैं, टकराती हैं, तब उनके जो मूवमेंट होते हैं उसकी वजह से आपके अर्थक्वेक आते हैं। अब मुझे बताएं, मैंने तीनों स्टेटमेंट दिए। मैंने कहा हरक्यूलिस ने अपने कंधे पर रखी है, शेष नाग अपने फन पे टिकाए हुए हैं धरती को, और यही हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं हमने नहीं पढ़ा है। और मैंने आपसे ये भी कहा, आप कह रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। तो इनमें से कौन सा रीज़न सही है? कौन सा रीज़न आपको लग रहा है कि लॉजिकल है? और जो रीज़न आपको लॉजिकल लग रहा होगा वही मान के चलिएगा, वही साइंटिफिक रीज़न है, वही साइंस है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। जो लॉजिक है वो काय पर बेस्ड है, ध्यान देखना, दैट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है जो जनरेशन दर जनरेशन, पीढ़ियों दर पीढ़ियों, नानी से पोते तक और दादी से नाती तक गई हों और आप सोच रहे हो हम उनकी बात कर रहे हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और कैलकुलेशंस पर बेस्ड नॉलेज है, और इसीलिए ये साइंस है। तो पहली बात तो साइंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, साइंस क्या हो सकती है। दूसरी बात ध्यान देखना, जब आप इस साइंस पर जाते हैं तो साइंस के लिए एक अगली चीज़ हम आपको बताएंगे क्या क्या ब्रांचेस हो सकती हैं साइंस की। क्योंकि अभी जब हम साइंस की बात करते हैं तो लोगों जनरली 10th की साइंस याद आ जाती है, बोले साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैं कभी किसी से पूछता हूँ क्या लिया है, साइंस लिए क्या, बोले नहीं सर मैथ लिया। मैंने भैया मैथ भी साइंस में ही आती है, मैथ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस। साइंस का मतलब पीसीबी नहीं होता, साइंस का मतलब ही होता है पीसीएमबी एंड अदर ब्रांचेज ऑल्सो। तो डेफिनेटली आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, ब्रांच ऑफ साइंस क्या हो सकती हैं। ब्रांच ऑफ साइंस में आप सबसे पहले देखेंगे आपकी एक होती हैं फिजिकल साइंसेज और दूसरी होती हैं बायोलॉजिकल साइंसेज। नाम से समझ में आ रहा होगा, बायोलॉजिकल साइंसेज वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से डील करती हैं, और फिजिकल साइंसेज वो हैं जो मटेरियल्स, बॉडीज़ और ऑब्जेक्ट्स से डील करेंगी। इतना नॉर्मल समझ में आ जाता है। जैसे मैंने कहा फिजिकल साइंस कौन सी है, द साइंस विच डील विद नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी सारी साइंस की ब्रांच जो काय से डील कर रही होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स से डील कर रही होंगी। कौन कौन सी होती हैं ऐसी साइंसेज? मैंने कहा आपने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सोचा था, ज़रा देखें आपको नजर आएगा। फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, केमिकल्स से लास्ट ईयर एसिड, बेस, सॉल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एल्कोहल सब डिस्कस करके आए हो। जियोलॉजी, जियोलॉजी यानी अर्थ के अंदर का साइंस, अर्थ साइंस भी कहलाता है। जियोग्राफी, जियोग्राफी आपको मालूम है जो अर्थ की सरफेस का साइंस होगा। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी जो आपके लिए कहलाती है स्पेस साइंस।
और एक आता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ध्यान देखना, एस्ट्रोलॉजी को बहुत सारे लोग साइंस के तौर पे कंसीडर नहीं करते हैं, बट याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजी इज़ कंसीडर्ड एज दी साइंस ऑल्सो बाई वेरियस यूनिवर्सिटीज़। एस्ट्रोलॉजी वो होती है जो आपके भूत भविष्य की चर्चा कर रही होती है, हाथ देख के कि आपके शुक्र और गुरु अस्त हैं, राहु की महादशा है, या आपके हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रही होती है। सो वेरियस पर्सन्स आपके एस्ट्रोलॉजी को भी साइंस में कंसीडर करते हैं। और अगर किसी को ऐसा शक है कि एस्ट्रोलॉजी भला साइंस कैसे हो सकती है, तो उसे बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपको मालूम है ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी मौजूद है। जीवाजी यूनिवर्सिटी जो है एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज़ प्रोवाइड करती है एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में। नेक्स्ट आप जाएंगे ओशिनोलॉजी। ओशिनोलॉजी अंदाज लगता है काहे से डील कर रही होगी, हाँ ना, कोई मुझे बताओ। समुद्र, ओशियन से सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समुद्र के साइंस से रिलेटेड होगा। बायोलॉजिकल साइंसेज तो वैसे ही समझ में आते होंगे, साइंस विच डील विद लिविंग थिंग्स, केवल नाम है आपके लिए इंट्रोडक्टरी तौर पे। जो बायो के आप में से स्टूडेंट हैं उनका इस साल का जो सिलेबस रहेगा, आपकी मैडम या सर जो भी आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे वो बताएंगे बॉटनी। बॉटनी मतलब साइंस ऑफ प्लांट्स। दूसरा पार्ट होगा जूलॉजी। जूलॉजी किसका होगा, साइंस ऑफ द एनिमल्स। बर्ड्स के बारे में पढ़ना शुरू करोगे तो ऑर्निथोलॉजी। ह्यूमन उसके बारे में पढ़ोगे देन इट इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। एंटोमोलॉजी काय के बारे में होगी, इंसेक्ट्स के बारे में, कीड़े मकोड़े। और फॉरेंसिक साइंसेस। फिर एक बार हम अटकेंगे, किसी को ऐसा याद है फॉरेंसिक साइंस क्या होते हैं? और ये बेचारे सब मेरे सामने लगता है मौन व्रतधारी, क्यों आज कोई खास दिन है क्या? बुधवार तो कोई व्रत भी नहीं होता है, सब मौन व्रत पे हैं। गुरुवार का व्रत मैंने सुना था। फॉरेंसिक साइंसेस का ज़रा बताएं, किसी को याद है फॉरेंसिक साइंस का नाम किसी ने सुना हो? रोहन सिंह बता सकते हैं? माइक अनम्यूट करके आप चाहें तो जवाब दिया जा सकता है। और कौन है आर्मू पर रामू? सर पुलिस में यूज होता है ना सर? पुलिस में यूज़ होता है, बिल्कुल सही जगह है आप। फॉरेंसिक साइंस पुलिस और इस टाइप के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में इस्तेमाल होती है। फॉरेंसिक साइंस का सिंपल बता देता हूँ, फिंगर, अरे वो एक सीरियल देखा है क्या, वो CID वाला, वो दया आता था? यस सर। सबने तो दया में तो याद नहीं, एक डॉक्टर था यार, वो डॉक्टर चश्मे वाला, क्या नाम था उसका? सालुंके। बिल्कुल सही बोले आप, सही जगह हो। ऐसे ही बोलो ना, मुझे लग रहा था सब बेचारे गूंगे हो गए या आधे मोबाइल लगा के बाहर भाग गए। ठीक है, सालुंके, डॉक्टर सालुंके आप देखेंगे दैट इज़ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। वो फॉरेंसिक साइंस है, गोली चली है किस एंगल से चली है, कौन सा केमिकल उसमें है, पॉइजन दिया है तो कौन सा पॉइजन है, क्या इफेक्ट होंगे, ये सारी साइंसेस। तो इसलिए मैंने कहा फिंगरप्रिंट हुए, फुटप्रिंट हुए, केमिकल्स हुए, DNA टेस्टिंग हुई, जितने भी इस टाइप की चीज़ें हैं ये सब आप देखेंगे दे कम अंडर द फॉरेंसिक साइंस। इसलिए मालूम होना ज़रूरी है कि आप में से कुछ लोग हम बता दें जैसे फॉरेंसिक साइंस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। कैसे जाओगे आपको बताया जाएगा। फॉरेंसिक साइंस में मध्य प्रदेश में भी 2 कॉलेज हैं बहुत अच्छे जो फॉरेंसिक साइंस में आगे ग्रेजुएशन कराते हैं। सागर में आप देखेंगे, आपने सागर का नाम सुना हो सकता है, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, और मध्य प्रदेश की पहली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी वहीं थी। वो फॉरेंसिक साइंस में आपको ग्रेजुएशन कराते हैं और बहुत अच्छा कैरियर है फॉरेंसिक साइंस का। दूसरा आप देखेंगे इंदौर में होलकर कॉलेज है, दे प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ स्टडी ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो इसलिए मैंने कहा था मुझसे बात करो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। अभी हम लोग सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सब्जेक्ट तो हम लोग साल भर पढ़ते ही रहेंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो लोग पिछले साल भी मुझसे पढ़े उन्हें ध्यान होगा। बहुत सारे डिस्कशंस करता हुआ जाता हूँ, केवल और केवल सब्जेक्ट पढ़ाते जाना मेरा काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, देन अब फिर हम साइंस के बाद आ जाते हैं अपने काम पे, क्योंकि सबसे मेन तो भैया अपन फिज़िक्स के लिए हैं। तो फिज़िक्स कौन सी साइंस होती है? फिज़िक्स वो साइंस होती है, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर तुम्हें 10th की याददाश्त वापस लाऊंगा। अच्छा, पेपर तुम्हारे कैंसिल हो गए, किसी ने 10th की मेमोरी डिलीट तो नहीं कर दी हार्ड डिस्क में से? बोले पेपर ख़त्म, डिलीट, साफ, अब बोले अपने 11th शुरू से खेलेंगे, ऐसा तो नहीं हुआ ना? तो ध्यान देखना, ये आपसे कहता है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड
देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमेना। आपका फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिक लॉज को डिस्कस करता है। कौन से बेसिक लॉज को? जो आपके चल रहे होते हैं, बेसिक जो नेचुरल फिनोमेना है उसको, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, और साथ में इस्तेमाल किस ढंग से हम उनमें करेंगे, मैनिफेस्टेशन एप्लीकेशन ऑफ लॉज इन वेरियस नेचुरल फिनोमेना। सवाल आता है नेचुरल फिनोमेना क्या होते हैं, इसलिए मैंने पूछा था 10th की याददाश्त डिलीट तो नहीं की। 10th का एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन याद दिलाता हूँ। एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज द सन अपीयर्स रेडिश ऑरेंज। कोई याद दिलाएगा एक शब्द में इसका कारण क्या था? आई रिपीट, द सन अपीयर्स रेडिश ऑरेंज एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। व्हाट इज द रीजन इन 1 or 2 words? स्कैटरिंग। आपका ध्यान जाएगा, स्कैटरिंग एक फिजिक्स का फिनोमेना है। इसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना। सन का लाल नारंगी दिखना ये नेचुरल फिनोमेना है, ये हम नहीं दिखाते। ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, कोई लेबोरेटरी मेड नहीं है कि भैया आज अपन ने केमिकल छिड़क के या कोई मशीन लगा के सन को रेडिश ऑरेंज किया है। ये नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन आपने ध्यान दिया, इट इज़ एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लॉज ऑफ द फिजिक्स। याद आया होगा, रेलेज लॉ पढ़ रहे थे हम लास्ट ईयर, ये वाला ध्यान है। जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है वो 4th पावर ऑफ वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर बताते थे रेडिश ऑरेंज कलर की वेवलेंथ लार्जेस्ट है। किसी को याद है रेड कलर की वेवलेंथ, रेड और वायलेट की? 8000 एंगस्ट्रॉम। आप सही कह रहे हैं, बढ़िया। तो ये इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा याददाश्त रखिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और अभी माइंड करूँ, चूँकि हम लोग जूम ऐप पे हैं और इसका सब्सक्रिप्शन हमारा एक आध दिन में वो हो जाएगा रिन्यू। अभी हो सकता है 40 मिनट पे आपकी क्लास एंड हो अचानक। 40 मिनट पे जैसे ही आपकी क्लास एंड होती है उसको आप रीज्वाइन कर लीजिएगा। वी विल कंटिन्यू द क्लास अगेन। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जूम में भी एक आध दिन ये दिक्कत रहेगी आपको। 40 मिनट क्लास को आप रीज्वाइन करना पड़ेगा। इस बात कल या परसों से जो आपका अगला टर्न होगा उसके बाद कंटिन्यू में चलेगी, ठीक है? ठीक है, अब आगे जाते हैं। नेक्स्ट आपसे बताता है वेरियस नेचुरल फिनोमेना। तो जो हम वेरियस नेचुरल फिनोमेना हम तो और जाते हैं, स्काई इज़ ब्लू, ये भी याद होगा। इसी बेसिस पे कहीं ना कहीं आप एक्सप्लेन करते थे वाई द स्काई इज़ ब्लू। 9th में चले जाते हैं, साधारण सा न्यूटन्स ऑब्जर्वेशन। न्यूटन बेचारा बाग में टहल रहा था, खोपड़ी पे सेब गिर गया। अच्छा, खोपड़ी पे सेब गिरना है नेचुरल फिनोमेना है कि आर्टिफिशियल? उसकी खोपड़ी पे अगर सेब गिरा तो कौन सा फिनोमेना है? नेचुरल है। लेकिन अगर आपने उसको स्टडी किया, क्यों गिरा, कैसे गिरा, और गिरने में क्या हो सकता था, क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सेलरेशन होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना मोमेंटम होगा, कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो फिर ये सब्जेक्ट बन जाता है और ये सब्जेक्ट है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स समझ में आ गया होगा। स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना है। जो भी नेचुरल फिनोमेना, एक मज़ेदार बात, आपके नॉर्मल लाइफ में जितने सवाल दिमाग में आते हैं ये मान के चलिएगा उनमें से 90% के आंसर फिज़िक्स के आसपास होते हैं। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, आसमान नीला क्यों है, पानी कैसे बरसता है, हवाएं कैसे चलती हैं, क्या कैसे होता है, जहाँ भी आप इस टाइप की कोई चीज़ पूछेंगे ये मान के चलिएगा 90% ऑफ द आंसर्स आर गिवन बाय द सब्जेक्ट ऑफ फिज़िक्स। और इसलिए ध्यान देखेंगे, हम थोड़ी सी तारीफ़ कर लेते हैं फिज़िक्स की 2 मिनट में। क्या कहता है, ध्यान देखें, अगली लाइन कहती है फिज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल डिसिप्लिन ऑफ ऑल द साइंसेज। सारी की सारी साइंसेज का सबसे फंडामेंटल पार्ट आपका है। इट इज़ रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट बेस फॉर द अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। और इसको आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेस की तरह इस्तेमाल करते हैं अदर साइंसेज के लिए। एस्ट्रोनॉमी आप लेते हैं, एस्ट्रोनॉमी स्पेस साइंस। याद रखिएगा, स्पेस की स्टडी आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास टेलीस्कोप होगा। और टेलीस्कोप का मतलब सिंपल भाषा में बता देता हूँ, पिछले साल 10th जब आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होंगे जिनमें किसी एक ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की कहीं ना कहीं एक रियल इमेज फॉर्म होगी। मतलब समझ में आ रहा होगा, ऑप्टिक्स की बात हम कर रहे हैं, जो आप लास्ट ईयर पढ़ रहे थे। एस्ट्रोनॉमी तभी पढ़ पाओगे। बायोलॉजी वाला कोई भी प्लांट या एनिमल सेल की जब बात करेगा, ये जानना चाहेगा कि इसमें क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट हैं या नहीं है। ही हैज़ टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आप हैं फिज़िक्स की शरण में। सही है, इसके फंडामेंटल कंसेप्ट्स आपको कहीं ना कहीं लगेंगे।
हाँ, फिज़िक्स को भी ध्यान देखना। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना, और विशेषकर बायोलॉजी वाले ध्यान से सुनिएगा, वो उनके काम की चीज़ है। और यहाँ लिखा है मैंने रिलेशन टू मैथमेटिक्स। बहुत सारे लोगों ने बता दें मैथमेटिक्स टफ लगती होगी, छोड़ के बायोलॉजी में चले गए होंगे, बोले मैथमेटिक्स छोड़ो बायो में चलते हैं। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, अब मैथमेटिक्स आपके पीछे अपने नाम से नहीं आएगी, अब फिज़िक्स के नाम से आएगी। अब फिज़िक्स में आपको मैथमेटिक्स इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है, आपका तेल तो अब भी निकालेगी। और इसलिए कहा जाएगा, ध्यान से देखो, फिज़िक्स इज़ ए क्वांटिटेटिव साइंस। कैसा साइंस है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब समझ में आ रहा होगा, मैथमेटिकल साइंस। जैसे ही मैंने कहा था सेब गिरा, न्यूटन से एग्जाम्पल, किस वेलोसिटी से गिरा, क्या एक्सेलरेशन था, कितना टाइम लिया, कितना फोर्स लगेगा, तुमने ध्यान नहीं दिया। इन सारी चीज़ों में हमें कैलकुलेशंस की ज़रूरत होगी, और अगर कैलकुलेशंस की ज़रूरत होगी तो क्या कहा, क्वांटिटेटिव साइंस है। एंड मैथमेटिक्स प्रोवाइड्स नेसेसरी साइंस एंड टूल्स, और मैथमेटिक्स वो सारे औजार हथियार प्रोवाइड करेगी जिसकी हेल्प से हम फिज़िक्स को प्रॉपरली पढ़ पाएँ। इसलिए आपसे कहा जाता है कि फॉर द स्टडी ऑफ फिज़िक्स यू मस्ट नो मैथमेटिक्स प्रॉपरली। आपको अपने बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स, और कुछ हम एडिशनल भी पढ़ाएंगे, वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आप देखें ध्यान से, लास्ट लाइन में आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। फिज़िक्स इज एग्जैक्ट साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट्स। ये तो मैं चर्चा कर ही रहा था, एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट पर बेस्ड है। द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लॉज एंड थ्योरी ऑफ फिज़िक्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिज़िक्स के लॉज एंड थ्योरी समझ में आते रहें, तो फिर इसके लिए आवश्यक होगा कि आपको मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज हो। और कुछ मैथमेटिक्स के पार्ट हम भी आपको एक बार रिवाइज कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिज़िक्स के आपको एक दो ब्रांचेस बताई जाएंगी, ठीक है। और फिज़िक्स की जो ब्रांचेस बताएंगे, छोटी छोटी चीज़ें, तो आपको एक शीट दूंगा, उसमें भी आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। नाम हो सकता है सुने हो लास्ट ईयर, एक कहलाती है क्लासिकल फिज़िक्स और एक कहलाती है क्वांटम फिज़िक्स। क्लासिकल और क्वांटम फिज़िक्स से हमारा मीनिंग क्या है? क्लासिकल और क्वांटम फिज़िक्स से हमारा बहुत सीधा सा मतलब है, क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना से डील करती है। आप पूछेंगे मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो माने बड़ा, ऐसी चीज़ें जो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बॉल, कोई साइकिल, कार, प्लेनेट्स, ये कैसे ऑब्जेक्ट हैं? मैक्रोस्कोप हैं। जो इनकी स्टडी से रिलेटेड साइंस है, फिज़िक्स है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्लासिकल। जबकि दूसरे टाइप के, मैक्रो समझ में आता है, दूसरे पार्टिकल होते हैं माइक्रो। अभी माइक्रो का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल छोटे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम्स एट्सेट्रा। और एक इंटरेस्टिंग बात, क्वांटम फिज़िक्स कौन सी होगी? विच डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। किस स्टेट पर? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियाई के स्टेट पर। जनरली फिज़िक्स की ब्रांचेस आपको समझ में आती हैं। इसके बाद एक छोटी चीज़ बताएंगे, आखिरकार फिज़िक्स का इस्तेमाल क्या है। दो बातें मैंने बताई, फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स आपको समझ में आ गया। फिज़िक्स एक एग्जैक्ट साइंस है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट्स है। काम क्या करती है? जितने भी नेचुरल फिनोमेना है, कोई चल रहा है, कोई चीज़ गिर रही है, कोई फोर्स लग रहा है, हवा चल रही है, आसमान नीला है, सन इज़ रेडिश ऑरेंज, इन सारे फिनोमेना को हम कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो सवाल आता है, फ़िज़िक्स क्या कहीं हमारी नॉर्मल लाइफ में भी ज़रूरी है? तो बिल्कुल। फ़िज़िक्स का रिलेशन बताता हूँ टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी मालूम है क्या होती है? टेक्नोलॉजी कहलाती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़े थे, चलो लेंस पढ़े थे, याद है किसी को? लेंस में पढ़ते थे, कॉनकेव लेंस और ये सब पढ़ते थे। क्या आपने ध्यान दिया? इन्हीं लेंसेज की हेल्प से आप टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या कैमरा बनाते हैं। लेंस जब आप पढ़ रहे थे वो साइंस थी, वो फिज़िक्स थी। जब आपने उसकी हेल्प से टेलीस्कोप या कैमरा बना लिया, देन इट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। लेकिन ध्यान से देखना, टेक्नोलॉजी की रूट्स कहाँ हैं? टेक्नोलॉजी की जो जड़ें हैं, जो आप कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं इस समय कैमरे के सामने ही पढ़ा रहा हूँ, इस कैमरे की हेल्प से आप मुझे देख पा रहे हैं। ये कैमरा, ध्यान देखें, इसकी रूट्स तो फिज़िक्स में ही है ना। और कौन सी फिज़िक्स? जो आप 10th में पढ़ के आए। वही लेंसेज और इमेज फॉर्मेशन। तो आपसे ही बताया जाता है, क्या बताया जाता है? टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज।
प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अगर आप जो है फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स का, उसके लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ क्या कहलाएगी? टेक्नोलॉजी। और जो मैंने कहा जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे आपके लैपटॉप हो, आपके कैमरा हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, एयर कंडीशनर हो, व्हीकल्स हो, सब में आप देखेंगे कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स का बेसिक इस्तेमाल ज़रूर होगा। और फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स का चूँकि आप बेसिक इस्तेमाल करते हुए जाते हैं, इसीलिए आपसे कहा भी जाता है फिज़िक्स इज़ ऑलमोस्ट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जब भी टेक्नोलॉजी जो भी अपग्रेड होती जा रही है डे टू डे, आपको नजर आएगा फिज़िक्स इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। बहुत छोटा सा एक पुराना सा एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी साल हम लोग 11th में जो आपके आखिरी चैप्टर हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के नाम से ही आते हैं। जेम्स वॉट याद है? जेम्स वॉट वो आदमी था जिसने चाय बनाने के लिए केतली का ढक्कन उड़ाया था। अगर छोटी क्लासेस की याद हो तो एक्सपेरिमेंट याद आ जाएगा। चाय बना रहा था, केतली का ढक्कन उड़ गया, उससे उसे समझ में आया द पावर ऑफ स्टीम कैन बी यूज्ड। और पावर ऑफ स्टीम कैन बी यूज्ड तो कहाँ लगा? जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। अब याद आता है विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए बिग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा फिज़िक्स की शुरुआत से कहीं ना कहीं हम आगे टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं। और पढ़ेंगे बहुत सारे आपको नज़र आएंगे। कौन कौन से नज़र आएंगे? जैसे इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिज़िक्स, वेव्स, उनके प्रोपेगेशन और इस सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। दूसरा आप देख सकते हैं इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर कौन होते हैं? प्रोसेसर नाम सुना होगा लैपटॉप में, या मैंने कहा कभी कंप्यूटर लेने जाओगे तो आदमी पूछता है प्रोसेसर कौन सा है। ऑफ कोर्स इसमें काम में आते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, जो आपकी काम में आती है टेलीविज़न ट्रांसमिशन और इस सब में। डेवलपमेंट ऑफ कार्नो साइकिल वो होती है जिसको आप रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में, इन सब में इस्तेमाल करते हैं जिस प्रिंसिपल का। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब ये था कि फ़िज़िक्स के बहुत सारे जो मैंने कुछ 2 4 5 यूज़ सामने लिखे हैं तो बहुत छोटे यूज़ हैं। अपने कमरे में आप जहाँ बैठे हैं, आप निगाह घुमाएंगे आपको एलईडी नज़र आएगा, ट्यूबलाइट नज़र आएगी, बल्ब, फ़ैन, एसी, मैंने कहा जो आप मोबाइल हाथ में पकड़े, हर जगह आपको कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड कोई ना कोई टेक्नोलॉजी नज़र आती हुई जाएगी। अब एक नेक्स्ट चीज़ पर हम बढ़ेंगे, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलें। ये तो आपसे बताया जाता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था, इस मीटिंग का मैं टाइम देख लेता हूँ 1 मिनट में। अभी अपने पास 3 मिनट है इस मीटिंग के एंड होने में। फिर मैं रिमाइंड कराऊँ, चूँकि बहुत सारे लोग हम बता दें पहली बार जुड़े होंगे। ये मीटिंग आज की जो आपकी है 40 मिनट्स पे एंड होती है। 3 मिनट अभी हमारे पास है, अचानक से एंड होगी, उसको रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम जो बात कर रहे थे तब तक उसको कंटिन्यू आप करते हैं। ये आपसे कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू द इन्वेंशन इन फिजिक्स हैज़ ब्रॉट रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल एंड थॉट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या है आखिरकार फिज़िक्स का रोल? यहाँ तक आते आते हमें जनरली समझ में आ जाता है। पहली बात आपको जो मैंने आज बताई इंट्रोडक्शन के तौर पे, मैंने बताया फ़िज़िक्स क्या होगा। दूसरा मैंने कहा फ़िज़िक्स भैया आपको कहाँ नज़र आएगी? आप कहेंगे फ़िज़िक्स हमारे लिए किस यूज़ में है, तो मैंने कह दिया था जिधर देखोगे उधर आपको फ़िज़िक्स नज़र आएगी। फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड टेक्नोलॉजी नज़र आएंगी। क्या नज़र आएंगी? क्या कह रहा है? तमाम सारे जो इन्वेंशंस हैं उनकी वजह से ब्रॉट रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए। अब आपको कहीं जाना हो तो आप पैदल यात्रा नहीं करते, आप मोटरसाइकिल, कार, और कार भी कौन सी? विद एसी, उसका इस्तेमाल करते हैं। सब आप देखेंगे कहीं ना कहीं लग्जरी, कंफर्ट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, हर जगह आपको कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स नज़र आएगी। तो ये तो मैंने एक शॉर्टकट में आपको बताया कि आखिरकार फ़िज़िक्स आपके लिए कहाँ दिखेगी और कहाँ यूज़फुल है। अब जो हम सबसे ख़ास बात जिस पर हम चलेंगे वो हम चलेंगे जो आपके लिए मैं इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करना चाह रहा था। क्या आपको ऐसा ध्यान है? अभी 2 मिनट पहले मैंने आपसे कहा था कि फ़िज़िक्स आपका एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट की स्टडी के बेस में कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स लगती है, लेकिन फ़िज़िक्स में भी एक बेसिक चीज़ लगेगी। और फ़िज़िक्स में कौन सी बेसिक चीज़ लगती है? मैंने कहा था वो आपको लगेगी
मैथमेटिक्स। और चूँकि मैथमेटिक्स हमें लगती हुई जाती है, कुछ बेसिक लॉज, कुछ बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास मैथमेटिक्स के लिए आते हैं। चूँकि आप सब लोग हम बता दें 10th से बिना पेपर दिए पास होके आए हैं। हाँ, तो ये तो तुम्हारे साथ हमेशा कहा जाएगा, तुम्हारा बैच वो महान बैच है जिससे हमेशा कहा जाएगा तुम 10th में बिना पेपर दिए पास हुए थे। तुम में से कोई भी अब ऐसा नहीं है जिससे हम पूछ सकें हाँ तो बेटा 10th में क्या परसेंटेज रही, और आदमी सर ऊंचा करके बताया सर 96। अब किसी की कोई परसेंटेज नहीं है, सब बराबर है है ना। तो मैंने कहा इसलिए एक दो टर्न पे हम लोग जो इस चीज़ स्टार्ट करेंगे, आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। मैंने रखा है चैप्टर 0, एंड चैप्टर 0 नाम इसका इसीलिए दिया है क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर के तौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिक मैथ्स से हमारा मीनिंग ये है, कुछ पार्ट जो मैथ्स का आपने पढ़ा होता है उसको एक बार हम ब्रशअप करेंगे। जितनी चीज़ें आपको आती हों मुझे तेज़ी से बताते चले आइएगा। और सबसे ख़ास बात, कुछ चीज़ें हम इनमें नई ऐड करते हुए जाएंगे। रिकॉर्डिंग बंद करें। तो मैं जो आपके लिए बात कर रहा था, मैंने कहा था एक तो जनरल इंट्रोडक्शन आपका मैंने फ़िज़िक्स का दे दिया था, और फिज़िक्स में मैंने यह आपसे डिस्कस कर दिया बेसिक साइंस होगा, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस पर बेस्ड होगा। अब मैंने कहा हल्का सा हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमें बात करनी थी, और वो मैं बात करनी थी, मैंने कहा था फिज़िक्स जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स से रिलेटेड मैंने बीच में आपको एक स्लाइड शो की थी जिसमें आपसे कह रहा था फिज़िक्स इज़ एन एग्जैक्ट साइंस बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशंस, मेज़रमेंट्स एंड कैलकुलेशंस। जब ऑब्जर्वेशन, मेज़रमेंट्स और कैलकुलेशंस पर बेस्ड है, यानी कहीं ना कहीं हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे सारे लोग मैंने कहा जो, क्योंकि अब चूँकि ऑफलाइन क्लासेस नहीं है तो अब सामने देख के पता लगाना संभव नहीं है, तो एक अंदाज़ पे हम लोग चलते हैं यहाँ पर ये लेते हुए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैथमेटिक्स की मैं आपसे डिस्कस करता हुआ जाऊँगा। दूसरा एक आग्रह रहेगा, बहुत सारे लोग हम बता दें शायद उन्होंने ऑनलाइन क्लास पहले ली हो या ना ली हो, आई डोंट नो, उनको एक हैबिट है कि वो बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस में शांति से बैठ जाते हैं। शांति से ना बैठें, आपके हाथ में अनम्यूट करके माइक है। पहली बात तो मैं जो पूछता हूँ उसके जवाब दें, कोशिश करें, सही हो गलत हो दैट डजेंट मैटर, और पूछने का भी कुछ आपको पूछना हो तो आप प्रयास करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बेटा हम लोगों की क्लासेस कम्युनिकेटिव क्लासेस हैं, और इनमें जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपको उसमें समझ में आएगा, तभी आप समझ पाओगे कि आखिरकार हम क्या बताने जा रहे हैं, हम क्या आगे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तकरीबन 20 एक लोग जुड़े हैं, मैं मान के चलूँगा। बीच बीच में मुझसे पूछिएगा कि आखिरकार आप क्या कहना चाह रहे हैं। जहाँ पर मैं था, आपको ऐसा लगता है किसी को बेसिक मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं, तो खट से माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, सर मैथ क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो फिजिक्स पढ़ने आए थे, आप मैथ पढ़ाने लगे। मैं इसका भी जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने कहा बट बी कम्युनिकेटिव। ओके, बेसिक मैथ्स मैंने कहा कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी डिस्कस करते हुए जाएंगे जिनको हमने कहा आपको फंडामेंटल तौर पे पूरी फिज़िक्स में हर जगह डे टू डे इस्तेमाल होगा। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ध्यान देखना, कुछ ट्रिग्नोमेट्री आती है, जिनके बड़े भाई बहन 11th 12th में वो पूछेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। प्लस ध्यान देखना, प्लस आपका आता है कुछ बेसिक अलजेब्रा, ये भी आपको हल्का सा एक बार हम 2 मिनट में रिवाइज़ करेंगे। कुछ नए टॉपिक भी आएंगे, और जो नए टॉपिक आएंगे वो मैं बताता हूँ। उनमें एक आपको मिलेगी बाइनोमियल थ्योरम, एक आपको मिलता है डिफरेंशिएशन, एक आपको मिलता है इंटीग्रेशन, और प्लस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर्स। बस फ़र्क ये है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने कहा हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करते हुए जाएंगे। नाम मैंने इसलिए बता दिए ताकि आपको ये मालूम रहे कि हम इस मैथमेटिकल पार्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे, चाहे हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड हो चाहे मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो। ये कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं कि फ़िज़िक्स पढ़ने पर हमें इनका यूज़ डे टू डे होना है, बिकॉज फिज़िक्स कंप्राइजेज ए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स के तौर पे ध्यान से देखेंगे इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। इसलिए पहला तो मैंने ये बताया, जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट करूँगा, और मैं बात करूँगा, ध्यान देखना चूँकि आज फर्स्ट टर्न है, 10th से आप लोग आए हुए हैं, तो मैंने कहा अभी मैं पहले एक आध टर्न में ये देखने का प्रयास करूँगा कि आपको कहाँ तक क्या आ रहा है।
फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्पीड और अपना लेवल मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। और इसलिए आपसे आग्रह किया है कि बीच में बोलते हुए जाइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और मेरी बात आप तक पहुँच रही है या नहीं। ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको मालूम है मैथमेटिक्स विच रिलेट्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्राइंगल्स एंड पर्टिकुलरली अगर अभी आपके लिए बात की जाए तो आपको ये ध्यान है 10th लेवल पे आप क्या लेते हुए जाते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की चर्चा कर रहे होते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज करें, मैं यहाँ पर आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, राइट एंगल है, आपको नजर आ रहा होगा। मान के चले मैं सपोज करता हूँ लेट दिस एंगल बी थीटा, और मैं इन साइड्स के नाम रख देता हूँ और ये नाम मैंने रख दिए ए बी सी। ज़रा मुझे बताएं, अगर ये साइड मैंने थीटा मानी है, इनमें से कौन सी साइड परपेंडिकुलर है? सर ए बी। साइड ए बी परपेंडिकुलर है। बेस कौन सी साइड है? बी सी। बी सी। वेल डन, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इसमें कहा था बहुत छोटी छोटी चीज़ मैं पूछूंगा, क्यों पूछ रहा हूँ ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 3 से 4 टर्न बाद जैसे हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं याद भी दिलाऊंगा, बेटा उस दिन मैंने आपसे यही तो पूछा था। अब मैं अगला सवाल पूछता हूँ, मान चलें लेट दिस एंगल बी थीटा। अब आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी साइड बेस है? चलो पहले बेस बता दो। साइड ए बी बेस है, बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि हम वेक्टर अलजेब्रा उठाएंगे, कंपोनेंट करेंगे, तो समझ में आ रहा होगा। वेक्टर्स मैंने 5वें नंबर पे लिखा है, सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। उस समय जब हम कंपोनेंट करेंगे मैं यही पूछूंगा कौन सा कंपोनेंट बेस साइड है, कौन सा परपेंडिकुलर साइड है, और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा थीटा जिस साइड से अटैच होगा वही साइड आपकी क्या कहलाती है? वो कहलाती है बेस। हालांकि जनरली हम नॉर्मल वे में, चूँकि फिगर ध्यान रखना हम इधर से बना रहे होते हैं, तो अगर आप थीटा इस साइड ले रहे हैं तो जो मैंने कहा ये साइड आपकी इससे अटैच है, तो ये साइड आपकी क्या कहलाती है? ये बेस कहलाती है। थीटा के जो भी अपोजिट होगा वो अपोजिट साइड आपके लिए कहलाती है परपेंडिकुलर, और ये मालूम है आपको ये होता है हाइपोटेन्यूस। बढ़िया। क्या आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं? ज़रा मुझे ऐसा बताएं। यस सर। अरे बस 2 ही लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, बाकी सब क्या मनोरंजन में है? यस सर। सबके पास है। बस तो एक काम करो, अपने कॉपी में एक सिंबल हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्री, और जो बेचारे बिना कॉपी पेन के बैठे हों उनको 30 सेकंड देता हूँ, दौड़ लगा के फुर्ती से कॉपी पेन रफ कागज़ कुछ भी उठा लाओ। वक्त आ चुका है कि हम कुछ लिखेंगे। चलो, सभी की कॉपी पेन की तलाश पूरी हो गई? सर। ठीक है, ये मान लेंगे सारे अब कॉपी पेन के साथ ही हैं। जिन्हें कॉपी नहीं मिल रही रफ पेपर से काम चला सकते हैं, कुछ मत करें। बहुत छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली बात जो मैंने आपसे डिस्कस की, बस एक ट्राइंगल बनाए, बेस हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बना दें। अब जितनी तेज़ी से आप बनाते जाएंगे मेरे साथ साथ मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। उठाएं कॉपी और बनाते जाएं, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहला मैं बताऊँगा और मेरा मानना है सबको मालूम है, जिन्होंने 10th में मक्कारी की है वो भी अब बिल्कुल याद कर लें कौन कौन से रेशियो होंगे। एक आप उठाएंगे साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा जो होती है, कॉस थीटा क्या होती है यार? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और एक लास्ट तीसरे नंबर पे आपकी होगी टेन थीटा जो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बढ़िया। 3 इन्हीं के उल्टे होंगे, उनमें मुझे कुछ नहीं लिखना, क्योंकि मैंने कहा ना अपन इतना पूरा डिटेल 10th का नहीं बना रहे। इसके लिए आप याद रखिएगा इसका रिवर्सल क्या कहलाता है? कोसेक थीटा। इसका रिवर्सल आपके लिए कहलाता है सेक थीटा, और इसका रिवर्सल आपका कहलाता था कॉट थीटा। क्या ये बात सभी को मालूम है? हाँ है ना? मुझे बताएं। बढ़िया। और अगर मालूम है तो बस फुर्ती से नोट करते आइएगा, फिर हम आगे बढ़ते आएंगे। वी विल चेंज द स्लाइड इमीडिएटली। कर दूं चेंज? ओके।
अब अगली चीज़ आती है, क्या आपको इनसे रिलेटेड ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ मालूम है? पहले बेसिक आइडेंटिटीज़, फिर मैं अलग और लूँगा आगे जाके। और बेसिक आइडेंटिटीज़ जो आप ले रहे होते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज़ में आपने 3 पढ़ी होती हैं। नंबर 1 आपने पढ़ी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या मैं सही हूँ? दूसरा आपने पढ़ा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा आपने पढ़ा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या सभी को ये याद है और बहुत अच्छे से मालूम है? बस इनको भी 1-1 सेकंड में लिखते चले आए बिना कुछ ज़्यादा टाइम बर्बाद किए, ताकि हमारा सिस्टम 2 मिनट में अपनी लाइन पर आ जाए। ठीक, कर दें फुर्ती से, फिर हम आगे अपने सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। 3 लाइनें फुर्ती से, सामने मोबाइल सामने खड़ा कर लें, कॉपी पे चलते आए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 10th की जो आपको हर हालत में याद होनी चाहिए, वो हर हालत में आपको जो याद होनी चाहिए वो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। ये भी मेरा अंदाज़ा कुछ पूछा आपने? जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं तो कौन सी वैल्यूज़ आपको याद हैं? पहले मैं उनकी चर्चा कर देता हूं। आपको वैल्यूज़ याद हैं, एक साइन थीटा की, एक कॉस थीटा की, और एक याद होंगी टेन थीटा की। ये वैल्यूज़ आपको जिन एंगल्स के लिए याद हैं उन एंगल्स पे भी मैं बात कर लेता हूं। ये आपको याद होनी चाहिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फाइनल 90 डिग्री। जब आप साइन थीटा की वैल्यू में जाएंगे तो सवाल है वैल्यूज़ कैसे दी जाती हैं। ये वैल्यूज़ जैसे दी जाती हैं, माइक बेटा जो अभी कुछ पूछ नहीं रहा हो म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपकी साउंड यहाँ नहीं आए। माइक म्यूट कर लीजिएगा। साइन थीटा पे जाओगे तो याद देखना, साइन थीटा में याद दिलाता हूँ, ये आप देते हैं अंडर रूट ऑफ 0/4। चलें 1 सेकंड, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप साफ तौर पे देखें। ये ले जो मैंने कहा साइन थीटा आपकी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 0/4, अंडर रूट ऑफ 1/4, अंडर रूट ऑफ 2/4, अंडर रूट ऑफ 3/4 एंड अंडर रूट ऑफ 4/4। मुझे लगता है ऐसे ही आपने याद की होंगी इन शॉर्टकट। साइन थीटा की वैल्यूज याद रखिएगा, रूट ओवर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड फाइनली 4/4। एक्चुअली इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब ये आएगा 0/4 का मतलब समझ में आ रहा होगा 0 है, 1/4 का अंडर रूट लोगे 1/2 होगा, यहाँ 1/2 का अंडर रूट होगा 1/√2, और ये हो जाएगा आपका 2 का 4 का 2 यानी कि √3/2, और 4/4 1 का अंडर रूट होगा 1। तो मुझे लग रहा है ये वैल्यूज़ याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप इस ढंग से याद रखें। ठीक, कॉस थीटा की आपको वैल्यूज़ मालूम है, उल्टे ऑर्डर में जाएंगी 4/4, 3/4, 2/4, 0/4, या इन्हीं को उल्टा करके याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इसकी याद है तो उसकी अपने आप हो गई। ये वैल्यूज़ यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2, और लास्ट में आपने लिया 0। अब अगली चीज़ जाता हूँ नेक्स्ट, टेन थीटा आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो टेन थीटा कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा आप एक काम करते हैं, इसी को अपने मन में डिवाइड करते जाओ, नहीं तो याद रखने के लिए सिंपल तरीका बताता हूँ। पहला ले लीजिएगा 0, दूसरा आप ले लेंगे 1/√3। अब इसी 1/√3 के 2 टुकड़े कर दीजिएगा, पहला 1 और दूसरा √3, और लास्ट 0 की जगह 00। तो एक्चुअली वो 00 नहीं होता, वो होता है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। पर याद रखने के लिए अपन याद रखने पर बारी थी ना। आए पांचों वैल्यूज़ फुर्ती से नोट कर दें, और जब भी इन वैल्यूज़ को पूछूं इमीडिएटली बताइएगा। यह मान के चलेंगे कि अब आपको वैल्यूज़ तुरंत याद होंगी। कभी भी हम पूछेंगे व्हाट इज़ साइन 45, व्हाट इज़ tan 60, व्हाट इज़ साइन cos 30, आप इमीडिएट उस क्वेश्चन में बताते हुए जाएंगे। वैल्यूज़ नोट कर दें, और जैसे ही आपकी वैल्यूज़ नोट हो जाए मुझे बताइएगा।
जैसे ज़्यादातर मेरा मालूम है, मेरा मानना है ज़्यादातर लोगों को याद भी होंगी है। हो गई, ठीक है। और एक आध कोई रह गया हो तो देख लेना। आराम से देख लें, सारी वैल्यूज़ आपकी नोट डाउन हो जाती हैं। हो गई सभी की? ठीक है। आए तो अब एक अगली चीज़ पर चलता हूँ, वो बहुत ध्यान से आप देखें। क्या आपने ध्यान दिया, अभी तक जो हम एंगल्स ले रहे थे वो आप डिग्री में ले रहे थे, और जब आप एंगल्स डिग्री में ले रहे होते हैं तो आपको एक ख़ास बात याद दिलाता हूँ। आप एंगल ले रहे होते हैं, आप जो पूरा एक सर्कल है, ये पूरा सर्कल आप सपोज़ मान के चलते हैं, ये पूरा सर्कल हमारा कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री का, नंबर 1। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा जो आप एंगल सिस्टम बनाते हैं वो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये आपको याद होंगे एक्स और वाई भी कहलाते थे। क्या आपको ऐसा याद है, ये जो 4 पार्ट बनते हैं इनमें से ये वाला पार्ट आपके लिए कहलाता है, क्या ये नाम आपने सुना हुआ है, हाँ या ना बताएं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, बढ़िया, वेरी गुड। ये क्वाड्रेंट आपके लिए कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है 4th पार्ट। ये चीज़ आपके लिए कहलाती है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाती है चौथा क्वाड्रेंट। अब इनसे रिलेटेड मैं 2 इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करूँगा। पहले मैं इन क्वाड्रेंट से रिलेटेड आपको जो पुराना आप कन्वेंशन ले रहे थे उस पर बताऊँ। ये 90 डिग्री होता था, ये आपका 180 डिग्री होता था, और ये होता था आपका 270 डिग्री, और ये था आपका वापस 0 डिग्री, या कंप्लीट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 360 डिग्री। अब मैंने कहा अब हम जो एंगल मेज़रमेंट करेंगे, ध्यान रखेंगे 11th में फिज़िक्स में, उनके लिए मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। अब जो हम एंगल मेज़रमेंट करते हैं, बस यहाँ से आप एक लाइन लिखेंगे, अब जो एंगल मेज़रमेंट होना है, ध्यान रखना, वो आप डिग्री में भी करते हैं, डिग्री से तो आप फैमिलियर हैं ही, 30, 40, वो हम एक और सिस्टम में करते हैं, और वो सिस्टम है, ध्यान रखना, रेडियन सिस्टम कहलाता है, या फिर कहलाता है सर्कुलर सिस्टम। सवाल आता है रेडियन क्या है, ध्यान देखना, एंगल का यूनिट हम किसे मानेंगे, एंगल की यूनिट आप मानेंगे, यानी अभी तक आप एंगल कह रहे थे ये 30 डिग्री का है, ये इतने डिग्री का है, अब मैं कहूँगा ये एंगल इतने रेडियन का है, इतने रेडियन का है, या इतने रेडियन का है। तो पहला सवाल तो ये बनेगा रेडियन कितना माना जाता है। तो पहली चीज़ ये बताता हूँ, 2 छोटे छोटे पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। जो 2 छोटे छोटे पॉइंट आप याद रखेंगे उनमें से पहला बताता हूँ, नंबर 1, डिग्री और रेडियन में रिलेशन बता देता हूँ। आपकी जो 180 डिग्री होती है उसको माना जाता है पाई रेडियन, और पाई की वैल्यू आपको मालूम है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, और या फिर आप कह सकते हैं 22/7। और अगर 180 डिग्री आपको पाई रेडियन, ये रेडियन और डिग्री का रिलेशन ध्यान आता है तो ध्यान देखें, इस बेसिस पे हम कई चीज़ें बता सकते हैं। जैसे आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री आपको देखेगा ये कितने रेडियन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 पाई रेडियन, डबल ऑफ दैट। और ध्यान देखना, कुछ और एंगल्स को अब मैं आपके लिखता हूँ। जैसे मान के चलें आप लिखते हैं 30 डिग्री, ज़रा 30 डिग्री को देखें, क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है पाई रेडियन कितने का है, 180 का, 180 30, क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है 1/6 पार्ट है, और इसलिए मैं इसको, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसलिए ये है, और अंदाज़ लगा लो पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, 6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मैं सारे इसलिए लिखे दे रहा हूँ ताकि जो बायोलॉजी वाला भी है वो ये नहीं कहे कि मैं मैथ में कमज़ोर था, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप 45 डिग्री पर जा रहे हैं तो 45 डिग्री हो जाता है आपका π/4। और दिखा देता हूँ, ठीक है, रेडियन तो आप मान के चलेंगे, लिखे ही हैं, और दिखा देता हूँ एक, अगर आप 60 डिग्री पर हैं, 60 डिग्री हो जाता है π/3 रेडियन, एक आध जगह और मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। और अगर आप 90 डिग्री ले रहे हैं
तो 90 डिग्री होता है π/2 रेडियन। मैथमेटिक्स वालों तो ट्रिग्नोमेट्री है सिलेबस में, वो वैसे भी पढ़ेंगे। बायोलॉजी वाले इनको एक बार प्रैक्टिसाइज करके याद कर लीजिएगा। पहले इतना नोट कर दें, फिर मैं 1 मिनट में आगे बताता हूँ। 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ आराम से। एक तो ये बता दें, एंगल मेजरमेंट हम किस में करेंगे, रेडियन या सर्कुलर सिस्टम में। यूनिट आप रेडियन इस्तेमाल करेंगे, ये डिग्री और रेडियन का रिलेशन है। फिर हम इस पर भी चर्चा करेंगे रेडियन होता कितना है। पहले आप इतना नोट कर दें ताकि एक बेसिक आपको समझ में आ जाए। कर दिया इतना, जो आप कर दें। हाँ, तो आप बोल भी सकते हैं, चाहे तो आप चैट पे भी लिख सकते हैं। कई लोग चैट पे लिख देते हैं डन करके, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 दिन में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सारे लोगों को। चाहे तो आप चैट सेक्शन में लिख दें जाके डन, चाहे तो आप ओरल मुझे बता दें। बाकी आप तो ओरल ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आए देखें, मैं दोबारा से एक उल्टी तरफ से बायोलॉजी वालों को प्रैक्टिसाइज करा देता हूँ। पाई का मतलब था 180 डिग्री। अभी पाई का मतलब 180 डिग्री है, मतलब π/2। पाई का आधा कितना होगा, ऑब्वियस दिख रहा है 90 हो जाएगा। पाई 180 है तो 180 का डिवाइड बाई 3, 180 का 1/3 कितना होगा, नॉर्मल दिख रहा है 60 डिग्री हो जाएगा। कॉमन कैलकुलेशन है, कोई ऐसी बहुत बड़ी थोड़ी है। पाई का 1/4 मतलब आधे का आधा। पाई का आधा हुआ, पाई 180 डिग्री था, पाई का आधा हुआ 90 और 90 का आधा हो गया 45। तो इस ढंग से आप इनको आराम से एक बार निकाल सकते हैं। दूसरा एक सवाल आता है, आखिरकार ये जो आप रेडियन मान रहे हैं ये होता कितना है। रेडियन इतना होता है कि आपको बताया जाता है हमेशा जो हम एंगल नापते हैं वो एंगल आप नापते हैं इस ढंग से। आर्क और रेडियस सेम होने से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मैंने मान लिया थीटा, चलो थीटा के बजाय मैं इसको 1 रेडियन ही मानूंगा एक बार में। इस सेंटर को मान लेता हूँ ओ। अब बहुत ध्यान से मेरी बात देखना, आपके लिए रिलेशन कहता है, ये आपने पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल्स टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। जो भी एंगल बन रहा है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। मैं एक बहुत छोटा सा काम करता हूँ, मैं माने चलता हूँ इस सर्कल का रेडियस कितना है r, रेडियस r से लिखते हो। ये जो लेंथ लेनी है ये भी रेडियस के बराबर ही ले लेना। फॉर एग्जांपल मान के चलो किसी सर्कल की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। आप ये जो आर्क उठाएं, इस आर्क की लेंथ भी मैं कितनी रखूँगा, इस आर्क की लेंथ भी मैं 10 सेंटीमीटर ही रख दूँगा, यानी वही रेडियस है और उतना ही बड़ा हमने आर्क ले लिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो ध्यान देखना, ये जो आपका एंगल इज इक्वल्स टू, और इसलिए थीटा ईटा नहीं बनाए, मैंने एंगल इज इक्वल्स टू ही लिख दिया है। एंगल इज इक्वल्स टू कितना होगा, ध्यान देखना, आर्क की लेंथ भी r है, रेडियस भी आपका r है, तो ये आपको देखेगा ये हो जाएगा 1, और इसी को हम कहते हैं 1 रेडियन। यानी 1 रेडियन की डेफिनेशन पे अगर आप जाएंगे तो 1 रेडियन हमने किसे माना है, ये जो माना हुआ है ये है मेरा 1 रेडियन। और 1 रेडियन किस एंगल को मैंने माना है तो मैं लिख देता हूँ एक लाइन में। ये आपसे कहता है 1 रेडियन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। 1 रेडियन आपका सेंटर पे सबटेंडिंग एंगल है। और कौन सा एंगल है, किसने सबटेंड किया, बाई एन आर्क, जो एक आर्क ने सबटेंड किया है। कौन से आर्क ने सबटेंड किया है, जिसकी लेंथ दिख रही होगी काय के बराबर है, रेडियस के इक्वल। तो आगे बता देता हूँ, बाई एन आर्क और अब इस मैथमेटिकल डेफिनेशन को ध्यान से देखें। 1 रेडियन हमने किसे माना है, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो सेंटर पे सबटेंड हुआ है। किसने किया है,
बाई एन आर्क, एक आर्क ने सबटेंड किया है जो पीला पीला नज़र आ रहा है। कौन सा आर्क? हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस, जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है। प्रूफ एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस अगर रखेंगे, आर्क की लेंथ भी रेडियस है, रेडियस तो आर होती है, लेकिन ध्यान से आर बाई आर कितना निकल आएगा? 1 रेडियन। तो एक काम करें, 1 रेडियन की डेफिनेशन दिखा दें मज़े से, ये आपसे पूछी जा सकती है, या अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा मेजरमेंट, तो ये डेफिनेशन वहाँ वापस आएगी आपके लिए, व्हाट इज़ 1 रेडियन एंड इट इज़ आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस ऑल्सो। और बाकी भी हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार हम रेडियन में एंगल नाप रहे हैं तो होता क्या है। मज़े से एक फिगर बना के दिखाएं, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और दिखाएं आर बाई आर इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। और उसके नीचे डेफिनेशन दिखा दीजिएगा, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एन आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस। कौन दिखाना जरा? ठीक है, क्या है, कंप्लीट हो गया सभी का? हाँ ना बताएं? बढ़िया, यस सर। ओके, गुड वन। चैट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने लिखा है डन, वेरी गुड। जब ये समझ में आता है तो दो बातें हमें समझ में आ गई। पहली बात तो ये समझ में आ गई, अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएंगे। आज के बाद एंगल हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी रेडियन में नापेंगे, और रेडियन में नापेंगे तो उसमें फिर याद दिला दूँ, कभी कोई लिख देगा साइन π/2 तो हम हड़बड़ाएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं यार π/2 ये क्या लिखा है, 22/14 ये कितना होगा, क्योंकि हमें तुरंत याद आए पाई का मतलब होगा 180 डिग्री, और π/2 का मतलब ये वही बात कर रहा है जो हम 9th में बात किया, 10th में बात किया करते थे साइन 90 की। 11th में अगर मैं कहीं साइन π/2 लिखता हूँ तो आपको ध्यान चला जाए कि आई एम टॉकिंग अबाउट द साइन 90 एंड द वैल्यू इज़ ओरिजिनल 1, वही पुरानी वैल्यू साइन 91 है, वैल्यू याद हो। मान के चलें कभी मैं लिख देता हूँ, चूँकि मैं क्वेश्चंस कराऊँगा और मैंने कहीं लिख दिया चलो साइन हटाओ कॉस लिखता हूँ थोड़े मनोरंजन के लिए, मैंने लिख दिया cos π/3। अब भैया cos π/3 का मतलब कोई मुझे बताएगा? cos π/3 मतलब मैं कौन सा cos निकालना चाह रहा हूँ? cos 60, बिल्कुल सही जवाब। और एक लास्ट बात, क्या cos 60 की वैल्यू आपको मालूम है? 1/2। समझ में आ जाता है? ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जब मैं एप्लीकेशन में इस टाइप से लिखूँ तो आप सबको ये समझ में आ जाए कि cos π/3 का मतलब 3.14 डिवाइड बाई 3 यानी कि 1 पॉइंट पता नहीं क्या 05 और बोले इतना आ रहा है, मैंने कहा वो नहीं आ रहा, cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री की बात कर रहा हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी हो? 1/2। बस इस लैंग्वेज से आप वाकिफ़ हो जाएं। अब अगली एक चीज़ पर और जाता हूँ मैं, और अब अगली जिस चीज़ पर जाता हूँ ध्यान देखें, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब हम देखते हैं तो जो आप पढ़ रहे थे भी आपको मालूम था, ये 0 डिग्री था, ये आपका 90 डिग्री था, ये आपका 180 डिग्री था, ये आपका 270 डिग्री था, और लास्ट जो मैं बात कर रहा था ये वापस सर्कल कंप्लीट करोगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब तुम कहोगे ये मैंने क्यों बना रखा है? ये मैंने खास कारण से बना रखा है। अभी मैं आपसे वैल्यू की बात कर रहा था, मैंने कहा था cos 60 कितनी है, आपने बता दिया था cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2। 10th में जो आप वैल्यूज़ पढ़ते हैं या आप कहाँ तक पढ़ते हैं? 30, 45, 60, 90 एट्सेट्रा। मान के चलें अगर कोई जानना चाहता है cos 120 कितना होगा, या कोई जानना चाहता है cos कुछ भी 240 कितना होगा, या सपोज़ करें मैंने कभी कहा भैया साइन 330 की वैल्यू क्या होगी, क्या आपका ध्यान जाता है? ये भी पॉसिबल एंगल्स हैं। ये पॉसिबल एंगल्स इसलिए हैं क्योंकि हमारा एंगल टोटल 360 का होता है। जब 360 का एंगल होता है तो फिर इनकी वैल्यूज़ भी कहीं ना कहीं होती होंगी और हमें ज़रूरत भी पड़ेगी। इनकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे इस पे हम बात कर लेते हैं 2 मिनट में। जब भी आप इन पे वैल्यू पे जाएंगे तो 1-2 छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। और सबसे पहली जो आप बात याद रखेंगे वो याद रखेंगे कि ये जो आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है इसमें आपका साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है पॉजिटिव, और कॉस थीटा की वैल्यूज़ भी कैसी ली जाती हैं? पॉजिटिव।
अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो मैं आगे और बता देता हूँ, फिर इसके बाद में बात करता हूँ। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, क्या आपको ऐसा याद है? मैंने कहा था साइन थीटा होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा के साथ के कौन सा देखा जाता है? साइन थीटा के साथ देखा जाएगा परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा के साथ कौन देखी जाती है? बेस। ये आपको मालूम है, ये तो याद था, यहीं से मैंने शुरुआत की थी। ट्रिग्नोमेट्री मैंने परपेंडिकुलर बेस पूछे थे सबसे पहले। तो देखो ध्यान से, जब इस क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा ये परपेंडिकुलर कैसा जा रहा है, ये तो सबको याद है ना, ये पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है याद ना हो, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो सबको याद है ना। देखें ध्यान से, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर पॉजिटिव साइड जाएगा, कॉस थीटा यानी कि बेस, ये भी आपकी किस साइड जाएगी? पॉजिटिव साइड। लेकिन अब ज़रा सेकंड क्वाड्रेंट देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना 90 से लेके 180 तक आपकी जो भी वैल्यूज़ होंगी साइन थीटा की, ये पॉजिटिव होंगी, क्योंकि परपेंडिकुलर अभी पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन ज़रा बेस पे निगाह डालें, नेगेटिव है। अच्छा, अभी तीसरा क्वाड्रेंट देखें, तीसरे क्वाड्रेंट में ज़रा देखो, साइन थीटा परपेंडिकुलर दिख रहा है, कैसा जा रहा है? नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, यहाँ पर कॉस थीटा की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। अब लास्ट क्वाड्रेंट और ट्राई कर लेते हैं। साइन थीटा यहाँ पर भी नेगेटिव होगी, जबकि आपकी कॉस थीटा, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर कैसी होगी? ये पॉजिटिव होगी। अब ये तो ये तरीका हो गया जो मैंने कहा था फंडामेंटल कंसेप्ट, कि यहाँ पर भैया इस जगह पर परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, तो दोनों उनके नेगेटिव आ रहे हैं। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो परपेंडिकुलर वाली साइन थीटा नेगेटिव होगी, लेकिन बेस आपका पॉजिटिव साइड है, तो बेस वाली कॉस थीटा पॉजिटिव होगी। बाकी याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल सा है। याद रखने के लिए हम एक काम करते हैं, इसमें लिखते हैं प्लस प्लस, इसमें लिख देते हैं प्लस माइनस, फिर इनको क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस बोलें तो प्लस प्लस को कर देंगे माइनस माइनस, प्लस माइनस को कर देंगे माइनस प्लस। तो समझ में आ रहा होगा, साइन कॉस ही लिखें, चेक कर लो। यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ माइनस प्लस है। तो ये तरीका, मैंने कहा ये तरीका तो है याद रखने का, और जो मैं बता रहा था वो था कंसेप्ट। तो एक काम करें, इन वैल्यूज़ के लिए ये क्वाड्रेंट सिस्टम बना दें, फिर हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। आराम से सारी वैल्यूज़ दिखा दें, कौन सी कहाँ पॉजिटिव होगी, 0 से 90 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, एट्सेट्रा। मज़े से प्लस माइनस सारे साइन बना दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब बना दें तो मुझे बताइएगा। बना दिया, ठीक है। ओके, आए देखें ध्यान से। अब एक छोटी सी बात करता हूँ यहाँ से, चूँकि आज का टर्न था, मैंने एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। चूँकि हम लोगों के पास टाइम इस मीटिंग में कम है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। लास्टली पहली बात मैंने आपको ये बताई कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के तौर पे ये 3 छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखेंगे। ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आपको सारे मालूम हो। नेक्स्ट मैंने कहा अगले टर्न पर जब हम लोग मिलेंगे तो ये वैल्यूज़ ट्रिपल ट्रिक किया है, यानी कि इसका मतलब है इन वैल्यूज़ में बेटा आप में से कोई भी नहीं अटके। मैं पूछूं cos 60 क्या था, sin 30 क्या था, tan 45 क्या था, आप इमीडिएट मुझे बताएं। ये हर हालत में हमें कैसी चाहिए, ये बिल्कुल हिंदी में लिख देता हूँ, ये मुझे चाहिए याद।
एकदम इनमें तो कोई समस्या होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक टर्न मैंने आपको इसीलिए दिया है आराम से। कहाँ दिया है वो मैं अभी 1 सेकंड में दिखाऊंगा। फिर मैंने आपसे कहा जो हम एंगल्स नापेंगे या आप काय में नापेंगे या अब आप नापेंगे रेडियन के टर्म में। कई जगह हम लैंग्वेज बदलेंगे, cos 60 की जगह हम cos π/3 या sin 90 की जगह हम sin π/2 लिखते हुए जाएंगे। तो मुझे लगता है ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और फाइनल मैंने कहा जो आपकी 120, 240 या 340 इस टाइप की वैल्यूज़ हैं, उनके लिए हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। वैल्यूज़ कभी पॉजिटिव होंगी, कभी नेगेटिव होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक वैल्यू लिखता हूँ, फॉर एन एग्जांपल इसलिए क्योंकि अभी मैंने इसको आपको डिस्कस नहीं किया, इसको मैं अगले टर्न में डिस्कस करूँगा। साइन 120 की वैल्यू आपसे मैं कहूँगा साइन 120 की जैसी आप वैल्यू लेते हैं, ये वैल्यू होती है cos 30 के इक्वल। कैसे होती है ये हम अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे। अगला टर्न क्यों वो भी बताऊंगा। सवाल ये है कि ये आपको याद हो कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसलिए मैं आपको आज तक का टाइम सभी लोगों को दे रहा हूँ। आराम से sin cos 10 की सारी वैल्यूज याद कर लें। इस चीज़ को sin 120 की वैल्यू निकालना, 240 की निकालना या मान चलें 330 की वैल्यू निकालना, ये हमारे लिए केवल 5 मिनट का काम रह जाएगा। कहीं भी इन पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग हम वैल्यू रख के निकाल लेंगे। और अब मुझे बताएं कि आज की क्लास में जनरली आपको जो मैं बता रहा था आपको समझ में आ जाता है, हाँ या ना? पहले तो ऐसा मुझे बताएं, क्योंकि आज हम लोगों ने कोई बहुत लंबी क्लास हम लोगों ने नहीं ली। ये एक इंट्रोडक्शन था केवल कि हमें क्या पढ़ते हुए जाना है। अब अगले टर्न पर हम यहाँ से सिलेबस जिसे कहते हैं वो अब हम लोग स्टार्ट करते हुए जाएंगे। एक फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा जाते हुए जाते, ये जो वैल्यूज़ थी बेटा इनको आप अगले टर्न पे याद करके आइएगा, क्योंकि अगले टर्न पे हम 10 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री आपके लेवल की ख़त्म करेंगे। फिर कुछ एडवांस ट्रिग्नोमेट्री हम लोग डिस्कस करेंगे, और उस एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के लिए ज़रूरी है कि आपको जो मैं इसमें बता रहा हूँ वो आपको कंप्लीट आता हो। इसलिए मैंने एक टर्न का हमेशा टाइम देता हूँ, यहाँ तक बता के छोड़ देता हूँ कि इतना आप ब्रशअप करके आ जाए, ताकि जब हम अगले टर्न पे एडवांस लेवल पे चलें ऐसा नहीं हो जाए आप कह रहे हैं पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो, चलो कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया। अगली क्लास कब होगी बिल्कुल आपका सवाल बताता हूँ। अगली क्लास जो आपकी जो है ये अपना MWF का टर्न है। अभी जो हम लोग टाइम लिए हुए हैं वो मैं बता देता हूँ। MWF में हमारी क्लास रहेगी 6 to 7:30 जनरली, ठीक है ना। अगर इन मीन टाइम किसी वजह से टाइम में कोई चेंज हम लोग करते हैं तो उसको अकॉर्डिंगली आपको हम सूचना दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अभी तो मैंने कहा ऑनलाइन क्लासेस में भी आपका यही टाइम चलता हुआ जाएगा, ठीक है ना। और कोई क्वेरी हो तो पूछ लें। दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास आपकी अगले टर्न पर होगी, यानी फ्राइडे को, ठीक। और किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछें। कोई भी क्वेरी ये जानना हो कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा, क्या आगे करता हुआ जाऊँगा, मोटे तौर बता देता हूँ। आपके पास यहाँ पर क्या क्या होंगे ध्यान देखें। आपके पास लाइव क्लासेस होंगी जो हम इस समय ले रहे हैं। दूसरे नंबर पर ध्यान देखना, जैसे आप घर जाएंगे एक आधे घंटे बाद आपको जो मैंने क्लास ली है इसको आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग्स। ये मेरी तरफ से सेकंड फैसिलिटी होगी। थर्ड फैसिलिटी की मैं आपको बात कर देता हूँ, जो हम पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगी प्रिंटेड शीट्स। बस कहाँ शीट नहीं मिलेंगी, वो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री अब sin 30 cos 45 के लिए प्रिंटेड शीट्स बहुत कम देते हैं। और चौथे नंबर पे आप देखेंगे जो भी आप 2 या 3 टर्न में पढ़ रहे होंगे इसके लिए आपको एक ऑनलाइन MCQ टेस्ट मौजूद रहेंगे। तो ये तो अभी फ़िलहाल ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस, दूसरा अपने भैया इंटरएक्टिव क्लासेस हैं, इनमें आप बोल सकते हैं। जनरली यूट्यूब पर संचालित होने वाली बहुत सारी क्लासेस में क्या होता है कि आप टीचर से सामने से पूछ नहीं सकते। यहाँ आप देखेंगे मेरा अरेंजमेंट ऐसा है, वो आपने खुद भी चेक कर लिया होगा, बच्चे लगातार पूछ रहे होते हैं, ठीक है ना। चलो मीटिंग एंड हो गई अपनी।